नाइन्थ क्लास का एनसीईआरटी में जो खंड 2 है, जीविका, अर्थव्यवस्था और समाज। तो इसका जो पहला चैप्टर है यानी चैप्टर नंबर 4, ये है आपका वन्य समाज और उपनिवेशवाद, और पचमा है आधुनिक विश्व के चरवाहे। तो ये दोनों चैप्टर को हम लोग को पढ़ना है नाइन्थ क्लास में। इसके बाद 10th क्लास की हिस्ट्री को हम लोग कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इसमें समझते हैं कि उपनिवेशवाद क्या होता है। उपनिवेशवाद को अंग्रेजी में कॉलोनिज्म कहते हैं। अब उपनिवेशवाद को समझने के लिए हम लोग एक बात समझेंगे, जिसमें देखा जाता है कि उपनिवेशवाद जो है वो है जब कोई देश दूसरे देश पर आर्थिक लाभ के लिए शासन करे। किसके लिए? आर्थिक लाभ के लिए। आर्थिक लाभ के लिए अगर कोई देश दूसरे देश पे शासन करता है तो यहीं से उपनिवेशवाद का जन्म होता है। जैसे इंग्लैंड हर एक दूसरे देश में वहाँ के संसाधनों पे अपना हक जताने गया और वहाँ के संसाधनों का यूज वो अपने लाभ के लिए करता था। तो उसके सारे देश जो जिस देश में उसने अपना शासन स्थापित किया वो सारे उसके उपनिवेश कहलाते थे, और यहीं से शब्द आया है उपनिवेशवाद। इसमें हम लोग का टॉपिक है वन्य समाज और उपनिवेशवाद। मतलब वन्य समाज पर उपनिवेशवाद होने से, अंग्रेजों के आने से, क्योंकि हमारे देश में अंग्रेज आए हैं तो हम लोग उसी पे बात करेंगे। अंग्रेजों के आने से, भारतीय संदर्भ में हम लोग बात कर रहे हैं, तो भारत में अंग्रेज के आने से वन्य समाज पर क्या असर पड़ा, वन्य समाज कैसा हुआ, पहले इसका स्ट्रक्चर क्या था, अंग्रेजों के आने के बाद इसका स्ट्रक्चर क्या हुआ, तो ये चैप्टर आपको यही बताता है। तो सबसे पहले हम लोग समझ गए कि उपनिवेशवाद किसे कहेंगे। तो जब कोई देश दूसरे देश पर अपने आर्थिक लाभ के लिए शासन करे तो उपनिवेश कहलाता है, और जो उनका कॉन्सेप्ट होता है वही कॉन्सेप्ट उपनिवेशवाद कहलाता है। ठीक है, तो हम लोग आगे चल करके देखेंगे कि अंग्रेज के आगमन से हमारे यहाँ वन पर मतलब जंगल पर क्या प्रभाव पड़ा। अंग्रेज के आने से हम लोग के जंगल में क्या प्रभाव पड़ा। तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि जंगल का जो उपयोग है, वन का जो उपयोग है, ये किसके लिए करते हैं हम लोग। तो कुछ वर्ड्स हैं जो एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, उसको हम यहाँ पे लिखते हैं। जैसे तेंदू, तेंदू एक तरह का पत्ता होता है। तेंदू क्या है? तो ये बीड़ी बनाने के लिए इसका उपयोग होता है। बीड़ी बनाने के लिए तेंदू के पत्ते का उपयोग हम लोग करते हैं बीड़ी बनाने के लिए। और एक होता है टैनिन। टैनिन क्या है? तो टैनिन का यूज होता है चमड़े की सफाई के लिए। चमड़ा सफाई में किसका यूज करते हैं हम लोग? टैनिन का। इसके बाद हम लोग जानते हैं कुनैन के बारे में। सिंकोना के वृक्ष से मिलता है कुनैन। कुनैन क्या है? तो कुनैन का यूज होता है मलेरिया के दवा में। मलेरिया के दवा में। बांस, बांस का यूज आप लोग जानते हैं। बांस का यूज घरेलू उपयोग में होता है, घर वगैरह बनाने में। और एक होता है महुआ। महुआ जानते हैं, मादक पेय पदार्थ बनाने में। और इससे आप लोग, इससे तेल भी बनाया जाता है। तो हम लोग समझ पाए कि वन का उपयोग कहाँ कहाँ है। वन का उपयोग तो आप फर्नीचर के रूप में, आप घर के दरवाजा से लेकर घर के अधिकतर सामानों पे आप नज़र डालिएगा तो आपको लकड़ी मिलेगा ही मिलेगा। तो यहाँ से पता चलता है कि वन का कितना उपयोग है। तो वो तो घरेलू उपयोग हो गया, फर्नीचर में हो गया, जलावन के तौर पे हम लोग लकड़ी का इस्तेमाल करते हैं। और उसके अलावा जो कुछ इम्पोर्टेंट है वो हम यहाँ पे लिखे हैं। जैसे तेंदू हो गया, तो तेंदू के पत्ते का यूज होता है बीड़ी बनाने में। टैनिन का यूज होता है चमड़ा सफाई में। कुनैन का यूज होता है मलेरिया के दवा बनाने में। बांस घरेलू यूज में हम लोग लाते हैं, और महुआ मादक पेय पदार्थ बनाता है और तेल बनाता है। थोड़ा सा हम लोग 3 बात पे चर्चा कर लेते हैं। एक बात है जंगल, फिर है हम लोग एक नया स्लाइड ले लेते हैं।
हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं कि जंगल, एक है बाबू जंगल, फिर है वन, और एक शब्द आता है बागान। इन तीनों में क्या अंतर होगा, तो हम लोग इसको समझते हैं। जंगल का मतलब होता है प्राकृतिक रूप से प्रदत्त, ये क्या है, प्राकृतिक रूप से प्रदत्त, और यहाँ के पौधों में विविधताएं पाई जाती है। पेड़ पौधों में विविधताएं, मतलब जंगल, हम लोग जंगल वर्ड का यूज वहाँ पे करेंगे जहाँ पे प्राकृतिक रूप से बहुत सारे पेड़ हो, जंगलों में अलग अलग तरह के वैरायटी के बहुत सारे पेड़ हो एक जगह पे, लगभग 30 से 40 किलोमीटर के रूप में, तो वो बड़ा जंगल कहलाएगा, तो वो जंगल होगा। जैसे जो नेचुरल है उसे जंगल बोलेंगे। वन में क्या हो जाएगा, पर्यावरण के संतुलन के उद्देश्य से लगाया जाता है, उसको वन बोलते हैं। वन क्या है, तो पर्यावरण के संतुलन हेतु लगे वृक्ष। पर्यावरण के संतुलन के लिए जब हम वृक्ष लगाते हैं तो वो वन कहलाता है। और वन 3 टाइप का होता है ना। एक वन होता है खुला वन, एक होता है मध्यम वन, और एक होता है सघन वन, है ना। तो वन 3 प्रकार का। बागान क्या होता है, तो जहां पे खास प्रकार के पेड़ लगे हों, खास प्रकार के पेड़ों या पौधों को लगाया जाए। किसके लिए लगाया जाए, आर्थिक लाभ के लिए। जैसे अगर आम का पेड़ लगा हुआ है तो सिर्फ आम का ही पेड़ आपको मिलेगा 1-2 किलोमीटर तक, और उसका क्या है, आर्थिक लाभ है। लोग क्यों लगाएंगे, आर्थिक लाभ के लिए लगाएंगे, तो वो बागान कहलाएगा। और बागान का ही छोटा रूप बगीचा होता है। तो आप समझ पाए होंगे कि जंगल जो होता है वो प्राकृतिक रूप से प्रदत्त होता है, और यहाँ पे पेड़ पौधों में विविधताएं पाई जाती है। वन क्या है, तो पर्यावरण को संतुलित रखने के लिए कुछ खास प्रकार के पेड़ों को लगाया जाता है। और बागान क्या हो गया, तो कुछ खास प्रकार के पेड़ों या पौधों को आर्थिक लाभ के लिए अगर लगाया जा रहा है तो वो बागान कहलाएगा, और उसका छोटा रूप बगीचा कहलाएगा। तो हम लोग तीनों टर्मिनोलॉजी को समझ पाए। अब हम लोग वापस चलते हैं यहाँ। आप समझ पाए होंगे वन, जंगल और बागान को। अब हम लोग आगे आते हैं कि वन विनाश, हम लोग के देश में वन विनाश, भारत के संदर्भ में हम लोग पढ़ रहे हैं, तो हम लोग के देश में वन विनाश का कारण क्या क्या हुआ, क्यों वन विनाश हुआ हमारे देश में। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि यहाँ पे हम लोग के देश में 1700 ईस्वी से लेके 1995 तक का आंकड़ा बताता है कि 139 लाख किलोमीटर स्क्वायर वन को खत्म कर दिया गया। मतलब विश्व का 9.3% वन 1700 से लेकर 1995 तक में भारत में खत्म कर दिया गया। अब आप सोच सकते हैं कितना क्षति पहुंचाया गया वनों को। अब ये क्यों हुआ, 1700 से लेकर 1995 तक ये हुआ है, तो ये क्यों हुआ। हम लोग जानते हैं कि 1764 के बक्सर के युद्ध के बाद हमारे यहाँ अस्थायी रूप से अंग्रेज अपना अधिकार जमाना शुरू कर चुके थे। तो सबसे पहला हम लोग देखते हैं कि वन विनाश का आखिर कारण क्या क्या था। सबसे पहला कारण हम लोग पढ़ेंगे अंग्रेजों का आर्थिक लाभ। अब इसमें अंग्रेजों की आर्थिक लाभ क्या क्या थी, तो अंग्रेजों के आर्थिक लाभ में हम लोग जानते हैं कि अंग्रेज अपने आर्थिक लाभ के लिए अंधाधुंध वनों को काटते थे। अंग्रेजों का कहना था कि बढ़ती जनसंख्या के मांग को पूरा करने के लिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। अंग्रेज क्या बोलते, अंग्रेज बोलते बढ़ती
जनसंख्या की मांग पर वनों की कटाई हो रही है। क्या लॉजिक था कि वनों को काटेंगे और वहां पे हम लोग उस क्षेत्र को कृषि योग्य बनाएंगे। तो उन्होंने डेटा दिया था कि 1880 से 1920 तक अंग्रेज ने अपने रिपोर्ट में बताया कि हम लोग 67 लाख हेक्टेयर भूमि को, जंगल को कृषि योग्य बनाए और इसे विनाश के सूचक के रूप में पूरे और इसे विकास के रूप में हम लोग इतना वन काटने के बाद 67 लाख हेक्टेयर भूमि जो है वो कृषि योग्य बनाए। इसको ये यूरोप में विकास के सूचक के रूप में बताते थे। 1600 ईस्वी के आसपास कृषि योग्य भूमि, इसका परसेंटेज अगर देखिएगा तो 1600 के आसपास परसेंटेज क्या था, 1% 6, मतलब अगर 6 पार्ट में वन है तो एक पार्ट में कृषि हो रहा है। लेकिन धीरे धीरे इसका उल्टा हो गया। 1800 आते आते ये रेशियो जो है वो घट के 1:2 पे आ गया। तो इनका आर्थिक लाभ था क्योंकि यहाँ पे ये एग्रीकल्चर करवाते और उसका सामान अपने देश लेके जाते। तो यहाँ पे आर्थिक लाभ के कारण वनों की कटाई महत्व बहुत ज़्यादा मात्रा में हुई। दूसरा हुआ रेल लाइन। हम लोग आगे पढ़ेंगे, भारतीय इतिहास में हम लोग पढ़ेंगे कि 1850 के दशक में, 1850 के दशक में, 1853 के समय लॉर्ड डलहौजी के समय भारत में 1853 में पहली बार रेल परिचालन किया गया। मुंबई से थाने चला था। लेकिन इसकी पटरी, जैसे रेल ये है तो इसकी पटरी पे बिछाने के लिए ये स्लीपर आता था। पटरी पे बिछाने के लिए स्लीपर का इस्तेमाल किया जाता था और स्लीपर लकड़ी का बना होता था। यानी 1 मील रेल पटरी बिछाना है तो कम से कम 2000 स्लीपर चाहिए होते थे। तो आप समझ जाइए 1 किलोमीटर पटरी बिछाने में 1 किलोमीटर पटरी बिछाने में आप समझ जाइए कि 1300 से 1400 स्लीपर लगते थे। 1300 से 1400 स्लीपर लगाए जाते थे। इसी से आप निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि अंग्रेज भारत में 1 किलोमीटर लंबी पटरी बिछाने के लिए लगभग 200 वृक्षों को काट सकते थे। 1 किलोमीटर के लिए कितना वृक्ष काटते होंगे? 200 वृक्ष काटते होंगे। अब आप सोच सकते हैं कि 1946 आते आते भारत ने लगभग 76,500 किलोमीटर पटरी बनाई भारत में। अब आप सोच सकते हैं कि 1 किलोमीटर में 200 वृक्षों को काटा जा रहा है तो 76,500 किलोमीटर पटरी बिछाने में कितने वृक्षों को काट दिया गया होगा। मद्रास में अंग्रेजों ने 1850 ईस्वी के दशक में प्रतिवर्ष 35,000 वृक्ष काटने का रिकॉर्ड दर्ज किया था। मद्रास में 1850 के दशक में लगभग 35,000 वृक्ष काटने का रिकॉर्ड कायम किया गया था। अब यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि पटरी के स्लीपर पर ये लगाए जाते थे। सिंहभूम के जंगलों में साल के तनों से स्लीपर का निर्माण छोटा नागपुर में किया जाता था। साल का वृक्ष, ये क्या है? साल का वृक्ष है। इसका यूज होता था पटरी निर्माण में। अब आप सोच सकते हैं कि 1 किलोमीटर में 200 वृक्ष है तो 1946 तक 76,500 किलोमीटर पटरी बनाई गई थी। सोच सकते हैं कितना बड़ा मात्रा में वनों को विनाश किया गया था। दूसरा था इंग्लैंड में इसकी मांग थी। अब इंग्लैंड में क्यों थी इसकी मांग, ये थोड़ा समझ लेते हैं। तो इंग्लैंड में पानी वाला जहाज, इंग्लैंड में बनता है जहाज, क्योंकि इंग्लैंड के आसपास पूरा समुद्र है चारों तरफ से। तो इंग्लैंड के पास सबसे ज़्यादा मात्रा में नौसेना है और उनके लिए जहाज का यूज करना पड़ता था। तो पानी वाला जहाज बनाने के लिए बलूत वृक्ष का यूज होता था। बलूत, ओक, जिसको हम लोग ओक वृक्ष बोलते हैं। क्यों इसका यूज होता था? क्योंकि ये बहुत हल्का होता था और पानी पे आसानी से तैरता था और ये टिकाऊ के मामले में बहुत ज़्यादा था, बहुत दिन तक टिकता था।
तो अंग्रेज अपने देश में कर रहे थे इसका यूज, परंतु इनके देश का जो बलूत ओक का वृक्ष जो था वो जल्दी समाप्त हो गया। अब इनका समाप्त हो गया तो ये अपने स्पेशल टीम को पानी वाले जहाज में प्रयोग में आने वाले लकड़ी का पता करने के लिए भारत भेजे। अब भारत में ऐसे काट के कई वृक्षों को काट के कहाँ पहुंचाया जाता था? इंग्लैंड पहुंचाया जाता था। तो आप समझ पा रहे होंगे कि सबसे पहले तो उनका आर्थिक लाभ था, आर्थिक लाभ के बाद रेल पटरियों पे बिछाने के लिए जंगलों को काटा गया, और दूसरा है कि इंग्लैंड में इसकी मांग ज़्यादा थी तो इसीलिए भी इसको काटा गया। चौथा है व्यावसायिक फसल। चौथा में क्या हम लोग समझेंगे? व्यावसायिक फसल। व्यावसायिक फसल क्या है? तो इन्होंने कृषि में का वाणिज्यीकरण करना स्टार्ट किया। कृषि का वाणिज्यीकरण, इन्होंने कृषि का वाणिज्यीकरण करना स्टार्ट किया और जंगलों को काटकर चाय हो गया, कहवा हो गया, जैसे फसलों का उत्पादन करना स्टार्ट किया। कृषि का वाणिज्यीकरण करने का मतलब है कृषि को मार्केट से जोड़ लेना, है ना। अब मतलब कृषि के वाणिज्यीकरण को हम लोग यहाँ पे समझते हैं। वाणिज्यीकरण का अर्थ क्या हो जाएगा? कृषि का वाणिज्यीकरण क्या हो जाएगा? तो अपने लाभ के लिए दूसरे देश में कृषि कार्य करना, अपने लाभ के लिए दूसरे देश में कृषि करना, ये कृषि का वाणिज्यीकरण कहलाता है। अंग्रेज भारत देश से कच्चे पदार्थों का उत्पादन करते, उसका प्रयोग अपने देश में करते थे, क्योंकि उनको मुनाफा क्या चाहिए था? अधिक। अब मुनाफा अधिक चाहिए तो हमारे देश से हमारे देश से चाय लेकर के जाते थे अपने देश में, वहाँ पे इसका फिल्ट्रेशन होता था और फिल्ट्रेशन करके वापस हम ही को ये चाय अधिक मात्रा में अधिक महंगे करके दिए जाते थे। अब थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं परंपरागत कृषि किसे कहते हैं। तो परंपरागत कृषि कौन करते थे? जंगल में रहने वाले जंगलवासी कहलाते हैं। और परंपरागत कृषि करते थे? परंपरागत कृषि कौन करेंगे? तो जो जंगल में रहने वाले लोग हैं। तो जंगल में कौन रहते थे उसमें? तो उसमें जंगल में रहते थे आदिवासी। आदिवासी जिनको हम लोग एसटी बोलते हैं, ये रहते थे और इनकी अपनी खास परंपराएं होती थी और ये खास क्रियाकलाप से जुड़े हुए होते थे। इसके बाद हम लोग थोड़ा सा झूम कृषि पे चलते हैं। झूम कृषि का मतलब आप लोग समझ पा रहे हैं? नहीं तो हम लोग झूम कृषि को देख लेते हैं थोड़ा सा कि झूम कृषि होता क्या है, और ये इंपॉर्टेंट है कंपटीशन के एग्जाम के लिए भी। तो झूम कृषि को थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग। झूम कृषि, झूम कृषि को देखते हैं तो झूम कृषि में कहता है कि ये जंगलों को काटकर किया जाता था। झूम कृषि जंगलों को काटकर किया जाता था और इस झूम कृषि का अन्य नाम भी था, ये इंपॉर्टेंट है। झूम कृषि का अन्य नाम था, जैसे में घुमंतू, पेंदा, वेवर, नेवड़, पोडू, कुमरी, ये सब जो है वो झूम कृषि का ही अन्य नाम है। तो ये इंपॉर्टेंट है और पूछ दिया जाता है। इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अंडमान एंड निकोबार में इसको किस नाम से जाना जाता है? तो अंडमान और निकोबार में झूम कृषि को दीपा के नाम से जाना जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। दक्षिण पूर्व एशिया में इसका क्या नाम है? दक्षिण पूर्व एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया में इसका नाम है लादिंग, झूम कृषि का, है ना। मध्य अमेरिका में इसका क्या नाम है? तो मध्य अमेरिका में इसका नाम है मिल्पा। और अफ्रीका में इसका नाम है चितमेन।
या फिर इसी को हम लोग अफ्रीका में तावी कहते हैं, और इसी का नाम श्रीलंका में चेना है। तो ये इम्पॉर्टेंट है कि झूम कृषि के अन्य नाम, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये भारत का है। तो भारत में अंडमान निकोबार में झूम कृषि को किस नाम से जाना जाता है? तो दीपा के नाम से जाना जाता है। इसके बाद हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे वन संरक्षण का प्रयास, कि वन संरक्षण के प्रयास के लिए और कौन कौन से लोग आए, क्या क्या यहाँ नियम कानून बना, और इसके बाद ये चैप्टर